हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी का ही हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं प्रीति मंडियाल पॉकेट पढ़ाई पे। दोस्तों, हमने अपनी पिछली क्लास में जो टॉपिक लिया था डैट वाज मेथड्स ऑफ लिटरेरी रिसर्च, जिसके तहत बायोग्राफी और दूसरी टाइप थी बिब्लियोग्राफी या टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म। ये मैंने आपको समझाया था, बताया था। अब हम इसी दो मेथड्स को, जो बायोग्राफी है और बिब्लियोग्राफी है, इन्हीं दो मेथड्स को हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा सा और जानेंगे। ठीक है, बारी बारी से हम लेंगे। पहले बायोग्राफी को लेंगे, फिर बिब्लियोग्राफी एंड टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म को लेंगे, जिसके नीचे देखिए एडिटिंग भी लिखा है, तो एडिटिंग भी हम पूरा अच्छे से लेंगे। तो आइए करना शुरू करते हैं। दोस्तों, बायोग्राफी हम सबसे पहले यहाँ पे लेंगे। तो ये रहा हमारा बायोग्राफी। अब बायोग्राफी में मैं आपको बताने क्या जा रही हूँ, कुछ बहुत ही जाने माने क्रिटिक हैं इंग्लिश को लेकर। उन्होंने क्या चीज़ें कही हैं, क्या स्टेटमेंट दी हैं, उनसे मैं आपको थोड़ा सा रूबरू करवाऊँगी। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी टॉपिक या सब टॉपिक हम पढ़ते हैं, आप उसको गूगल से ज़रूर देखिए, उसके बारे में राइट आउट करिए चीज़ों को। तो इट्स लाइक दैट। पीछे मैंने आपको टॉपिक्स पढ़ाए, बायोग्राफी, बिब्लियोग्राफी। अब उसी के रिगार्डिंग ये कुछ रिटन मटेरियल है जो आपको और हेल्प करेगा इस टॉपिक को एक्सप्लोर करने में। और जो चीज़ मैंने आपको कही है कि जब कभी मैं कुछ पढ़ाती हूँ उसको गूगल से देखना है, वो भी आपको एक क्लियरिटी होगी कि कैसे गूगल से देखना होता है, कैसे राइट आउट करना होता है, कैसे चीज़ें समझनी होती हैं और उनका मीनिंग निकालना होता है। तो सबसे पहले हमारे सामने जो है डैट इज़ I.A. रिचर्ड। ठीक है, I.A. रिचर्ड हमारे सामने सबसे पहले हैं। तो आइए मैं इनको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको रेड आउट करूँगी, पूरा पढ़ूँगी, फिर आपको समझाऊँगी। तो इससे आपको ये भी पता लगेगा कि जब आप गूगल से पढ़ते हो या समझते हो तो कैसे चीज़ें करनी होती हैं। तो देखिए, I.A. रिचर्ड आफ्टर रीडिंग द रिस्पॉन्स to the 10 poems he had given to his undergraduate students to study, concluded that a poem should be read in its own terms and we should not take interest in the biography of the poet as it prejudices us. I.A. रिचर्ड ने ना दोस्तों, बेसिकली उसके कुछ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट थे, यानी कि जिनकी ग्रेजुएशन नहीं हुई है, ग्रेजुएशन से नीचे के स्टूडेंट थे, उसको उन्होंने 10 पोएम्स दी थी पढ़ने के लिए। मतलब कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रखे, उनको 10 कविताएं दी पढ़ने को कि इनको पढ़ो, इनको समझो। और जब उसने उनको वो पढ़ने के लिए, समझने के लिए दिया, तो उसने एक चीज़ नोटिस की कि कभी भी जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, कोई भी लिटरेचर की चीज़ पढ़ते हैं, तो हमें सिर्फ लिटरेचर पे फोकस करना चाहिए। सिर्फ पोयम, अगर पोयम है तो सिर्फ पोयम पे फोकस करो, अगर कोई ऐसे है तो ऐसे पे फोकस करो, नॉवल है नॉवल पे फोकस करो, मतलब जो लिखा गया है उस पे फोकस करो। उस वर्क के पीछे जो भी राइटर है, जैसे पोइट्री का पोएट होगा, नॉवल का नॉवलिस्ट होगा, ड्रामा का ड्रामाटिस्ट होगा, उसकी बायोग्राफी में नहीं आपने इंटरेस्ट लेना। आपने ये नहीं ज़्यादा जानने की, कुरेदने की कोशिश करनी कि जो पर्सन ने वर्क लिखा है वो कैसा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से बिलोंग करता है। क्योंकि उस वजह से ना हम प्रेजुडाइज हो जाते हैं। प्रेजुडाइज होता है कि कुछ ऐसी चीज़ों में हम बंध जाते हैं कि हम पहले से ही मान के चलते हैं कि अगर इसने ये वर्क लिखा है तो ये ऐसा ही लिखा होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। उसके वर्क में आपको अलग चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। इट्स लाइक जब हम एक रिश्ता करने जाते हैं, तो मानो अरेंज मैरिज हो रही है, और कैसे जब हमने एक लड़के के बारे में जानना है या लड़की के बारे में जानना है, तो हम फैमिली बैकग्राउंड चेक करते हैं ना पहले, मम्मी पापा एंड ऑल। और एक क्या होता है कि यार माँ बाप ऐसे हैं तो बच्चा भी ऐसा होता है कि नहीं होता है, वो एक थॉट होता है, तभी हम पूरा जांच पड़ताल करते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपके सामने कोई वर्क आ गया, तो अगर आप पूरा का पूरा उस वर्क से जो रिलेटेड राइटर है उसमें ही घुस जाओगे, तो आप जो वर्क आपने देखना था, जो वर्क के बारे में बताना था, उसका जो क्रिटिसिज्म आपने देना था, अच्छा बुरा बताना था, उसके साथ आप ना जस्टिस नहीं कर पाते।
ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात आई है रिचर्ड ने फील की। एक्चुअली उसने कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को पढ़ने को दिए थे 10 पोएम्स, और जब उन्होंने उन पोएम से एनालिसिस निकाला, बताया कि अच्छा इसमें ये है वो है, तो फिर फाइनली उसने कंक्लूज़न निकाला कि जब वर्क दिया है कोई तो वर्क पे फोकस करें, उससे संबंधित जो राइटर हैं उसके बैकग्राउंड में ज़्यादा नहीं घुसना है, क्योंकि फिर हम ट्रैक से भटक जाएंगे, हम अपना काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हालांकि मैं एक बार ज़रूर कहना चाहूँगी कि नो डाउट पूरा का पूरा फोकस राइटर पे करना गलत बात है, हमारा मेन फोकस वर्क पे होना चाहिए। पर हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि राइटर के बारे में हम बिल्कुल भी फोकस ना करें, थोड़ा सा राइटर के बारे में भी होना चाहिए, थोड़ा सा, पर मैक्सिमम हमारा फोकस जो है वर्क के बारे में होना चाहिए। तो ये, क्योंकि हम पढ़ी बायोग्राफी टॉपिक रहे हैं, तो ये आई.ए. रिचर्ड ने बताया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारे सामने क्रिटिक है विमसेट एंड बियर्डस्ले, ठीक है। कौन से क्रिटिक है? विमसेट एंड बियर्डस्ले। आइए देखते हैं इन्होंने क्या बताया। तो पहले एक बार मैं पढ़ देती हूँ सारा, तो आपको फिर समझाती हूँ। Wimsatt and Beardsley, in their famous articles of international policy and affective policy, consider Richard subjective in approach because he took notice of author's intention. They may be right in their effort to make criticism more objective and systematic, but they forget the fact that no work of art can be completely separated from its creator. It always bears the stamp of his personality, ठीक है। तो फर्दर विमसेट और बियर्डस्ले, इनके कंबाइन आर्टिकल्स हैं बहुत ही फेमस, एक है इंटरनेशनल पॉलिसी और एक है अफेक्टिव पॉलिसी, ठीक है। ये बहुत ही फेमस आर्टिकल्स हैं विमसेट और बियर्डस्ले के। तो एक इंटरनेशनल पॉलिसी है और एक अफेक्टिव पॉलिसी है, ये मैं भी बताती हूँ आपको, ये खुद में पूरे कॉन्सेप्ट हैं, पर इसमें मैं मेन बता देती हूँ कि विमसेट और बियर्डस्ले ने क्या कहा। इसमें ना विमसेट और बियर्डस्ले ने जो रिचर्ड ने ऊपर स्टेटमेंट दी है उसको इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, ठीक है। उस स्टेटमेंट को इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया और उन्होंने कहा कि रिचर्ड ने पूरा ही अलग कर दिया राइटर को वर्क से, मतलब राइटर का कोई लेना देना ही नहीं है वर्क से, ऐसा कर दिया। और इस चीज़ को लेकर ना विमसेट और बियर्डस्ले एग्री नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे ठीक है, रिचर्ड का फोकस है कि हम ऑब्जेक्टिव होके, ज़्यादा सिस्टमेटिक होके अपना काम करें, ठीक है, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कोई भी जो आर्ट का नमूना होता है, आर्ट में चाहे कोई सॉन्ग है, चाहे कोई पेंटिंग है, कोई लिटरेचर है, आप उस आर्ट को उसके क्रिएटर से अलग नहीं कर सकते, आप उस आर्ट को उसके बनाने वाले से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि एट द एंड कहीं ना कहीं जो उसके क्रिएटर की, उसके आर्टिस्ट की पर्सनैलिटी है, उसकी स्टैम्प उस वर्क पे होगी ही होगी। ये देखो मैंने ऊपर ही आपको बता दिया था, राइट। जब मैंने आई.ए. रिचर्ड की स्टेटमेंट आपको बताई कि उसके अकॉर्डिंग हमें ऑथर पे नहीं फोकस करना है, सिर्फ वर्क पे करना है, तो मैंने आपको उसके बाद ही बता दिया था कि ठीक है, आई.ए. रिचर्ड कहीं ना कहीं सही है कि वो चाहता है कि काम अच्छे से हो, तो हम वर्क जिसके बारे में हमने बताना है हम उस पर फोकस करें। पर मैंने वही आपको क्लियर कर दिया था कि ठीक है, वर्क पे फोकस करना है, पर जो भी है हम पूरा का पूरा वर्क को उसके राइटर से अलग भी नहीं कर सकते, है ना। ये भी मैंने आपको बताया था ना कि पूरा का पूरा हम राइटर को उसके वर्क से अलग नहीं कर सकते। तो वही बात ना विमसेट और बियर्डस्ले ने अपने आर्टिकल इंटरनेशनल पॉलिसी और अफेक्टिव पॉलिसी में कह दी कि माना रिचर्ड चाहता है कि काम अच्छे से हो, प्रॉपर वे से क्रिटिसिज्म हो, सिस्टमेटिक वे से हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जिस वर्क पे हम फोकस कर रहे हैं उसके क्रिएटर से हम बिल्कुल ही अलग कर दें, ऐसे नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक छाप उस क्रिएटर की, चाहे वो राइटर है, चाहे उसने स्कल्पचर मंगाया है, चाहे उसने पेंटिंग बनाई है, वहाँ पे होगी ही होगी, है ना। हाँ, ये ज़रूर है 100% नहीं क्रिएटर पे फोकस करना है, ठीक है, मेन फोकस शुड बी वर्क ओनली, पर हाँ थोड़ा सा क्रिएटर पे भी होना चाहिए। तो आई.ए. रिचर्ड भी सही है कि वर्क पे मेन फोकस हो, और विमसेट बियर्डस्ले भी सही है कि क्रिएटर पे भी फोकस होना चाहिए, बट कैसे, सही क्या है,
आई रिचर्ड ने कहा कि सारा का सारा वर्क पे करो, वो गलत है। सारा का सारा वर्क में मत करो, 90-10 की रेशो आप ले सकते हैं। 90% आप वर्क पे ले लो और 10% जो है आप जो है राइटर पे ले लो, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद आगे क्या है, द रीडर आफ्टर फिनिशिंग अ नॉवल और अ पोएम, ओह सॉरी, पर मैंने ऊपर आपको इन दोनों के मीनिंग बताने थे, पहले मैं बता देती हूँ फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। सो इंटरनेशनल नहीं, एक्चुअली ये इंटेंशनल पॉलिसी होगा, आर हटा दीजिए। तो ये दो पॉलिसी जो है, इंटेंशनल पॉलिसी एंड इफेक्टिव पॉलिसी, जो बेसिकली विमसेट और बियर्सले के आर्टिकल हैं, इनका मैं आपको मीनिंग समझा देती हूँ। देखिए दोस्तों, जब कभी कोई भी राइटर कोई वर्क लिखता है तो उस वर्क को लिखने के पीछे राइटर की एक इंटेंशन होती है। इंटेंशन बोले तो कि जब जो रीडर है उसको पढ़ेगा तो मेरी इस स्टोरी को पढ़ के उसको ऐसा ऐसा फील होगा, है ना, ऐसा ऐसा रीडर सोचेगा, ठीक है। दैट इज इंटेंशनल पॉलिसी। इंटेंशनल पॉलिसी मीन्स वो इंटेंशन जिसके साथ ऑथर ने वर्क लिखा है, ठीक है। जो राइटर है ना, उसने जिस इंटेंशन के साथ वर्क लिखा है कि उसके वर्क को पढ़ के रीडर को कैसा फील हो, या मान लो कोई स्कल्पचरिस्ट है, उसने कोई स्कल्पचर कोई मूर्ति बनाई है कि मेरी इस मूर्ति को देखकर देखने वाले को कैसा फील हो, या मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या चाहती हूँ कि मैं आपको जब पढ़ा रही हूँ तो आपको कैसा फील हो, ठीक है। सो इंटेंशन पॉलिसी, जो भी क्रिएटर है, चाहे राइटर है, चाहे ऑथर है, चाहे पेंटर है, चाहे सिंगर है, वो किस मकसद के साथ अपना काम कर रहा है, वो क्या चाहता है कि उसका काम जब भी ऑडियंस के सामने पहुंचे उसके रीडर पे क्या प्रभाव पड़े। और ठीक इसका अपोजिट होता है अफेक्टिव पॉलिसी, ठीक है। अफेक्टिव पॉलिसी मीन्स अफेक्ट पड़ना, प्रभाव पड़ना। तो इंटेंशनल पॉलिसी तो क्या था ना कि राइटर ने क्या सोचा कि रीडर पे क्या प्रभाव पड़ना चाहिए, और अफेक्टिव पॉलिसी है कि फाइनली रीडर पे क्या प्रभाव पड़ा, रीडर ने जब वो वर्क पढ़ा उसको कैसा फील हुआ, उस पर उसके इमोशंस कैसे ट्रिगर हुए, उस पर क्या अफेक्ट हुआ, ठीक है। सो इंटेंशनल पॉलिसी जिस इंटेंशन के साथ राइटर ने लिखा है, अफेक्टिव पॉलिसी उस वर्क को पढ़ के रीडर को कैसा फील हुआ। इंटेंशनल पॉलिसी राइटर क्या चाहता है कि राइटर को कैसा फील होना चाहिए, और अफेक्टिव पॉलिसी वाकई रीडर को वो पढ़ के कैसा फील हुआ, ठीक है। क्लियर हुआ? आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो शब्द है इसी से क्लियर है। इंटेंशन जिससे राइटर ने लिखा, अफेक्टिव जो अफेक्ट रीडर पे पड़ा, ठीक है। तो ये दोनों बहुत ही पॉपुलर आर्टिकल हैं विमसेट बियर्सले के, और बहुत खूबसूरती से इस पे राइटर की इंटेंशन और राइटर रीडर पे पढ़ने वाले इफेक्ट को इसको बताया गया है। तो इन दोनों में ही उसने बताया था कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप वर्क को राइटर से अलग कर दें या राइटर को वर्क से अलग कर दें। जो भी है राइटर, जो भी उसका क्रिएटर है, वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है उससे, और वो जुड़ा हुआ ही रहेगा। अब आइए मैं आगे बढ़ती हूँ। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, द रीडर आफ्टर फिनिशिंग अ नॉवल और अ पोएम वांट्स टू नो अबाउट इट्स ऑथर। The formalistic critic remain concerned with these, and the biographer help us to know them. He tells the all life story, correlated his literary output with the important events of his life. ठीक है, तो बहुत अच्छी और खूबसूरत बात कही है। जब कभी कोई भी रीडर है कोई भी नॉवल या पोएम फिनिश करता है ना, फिनिश करने का मतलब क्या है कि उसको अच्छा लगा है वो नॉवल या पोएम, तभी वो उसको फिनिश कर रहा है। तो उस कंडीशन में डेफिनेटली वो उसके लिखने वाले ऑथर के बारे में जानना चाहता है ना। फॉर एग्जांपल, हमें सलमान खान की मूवी बहुत पसंद आती है तो हमको क्यूरियोसिटी होती है ना सलमान खान के बारे में जानने में कि अच्छा कहाँ पे रहते हैं, क्या है एंड ऑल। तो वैसे ही जब कभी किसी भी ऑथर का वर्क, नॉवल या पोएम किसी रीडर ने फिनिश किया, उसको अच्छा लगा, तो ऑटोमेटिकली वो उसके राइटर के बारे में जानना चाहता है, ठीक है। और जो फॉर्मलिस्टिक क्रिटिक होते हैं वो कंसर्न्ड रहते हैं इस प्रकार की चीज़ों से, और फाइनली बायोग्राफर हमें प्रॉपर उनकी जानकारी दे देते हैं। यानी कि
फॉर्मलिस्टिक क्रिटिक क्या है, जो फॉर्मल वे से किसी भी वर्क को एनालाइज कर रही हैं, उसका क्रिटिसिज्म दे रही हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो कहीं ना कहीं उनका पूरा फोकस होता है। अगर किसी वर्क के बारे में वो क्रिटिसिज्म दे रही हैं, किसी वर्क का अच्छा बुरा बता रही हैं, तो उनका पूरा फोकस होता है कि वो वर्क से जुड़े हुए राइटर के बारे में भी जांचे परखें, है ना। पर जो बायोग्राफर होता है वो तो हमें पूरी बायोग्राफी ही लिख के दे देता है। मतलब जो हमारे अंदर इतनी उत्सुकता होती है, इतना इंटरेस्ट होता है चीज़ें जानने की, वो सारी वो हमारी सॉर्ट आउट कर देता है। ठीक है, फॉर्मलिस्टिक क्रिटिक जो एक फॉर्मल वे से क्रिटिसिज्म दे रहा है वर्क के बारे में, उसके बारे में अच्छा या बुरा बता रहा है। और फाइनली बायोग्राफर, वो जिसने हमें हमारी जो इच्छा थी वो पूरी कर दी इच्छा पूरी कर दी, मतलब हमें उसके बारे में जो जानना था वो हमें बता दिया। इसमें वो हमें उसकी लाइफ की पूरी स्टोरी, जो भी लिटरेचर या ज़िंदगी के जो भी सारे इम्पॉर्टेंट हैं वो हमें कवर करके दे देता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही खास बात है इधर। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि बायोग्राफी किस प्रकार से इम्पॉर्टेंट है। I.A. रिचर्ड ने कहा, वर्क पे फोकस करो, रीडर पे नहीं। विमसेट बियर्डस्ले ने कहा, राइटर भी इम्पॉर्टेंट है, वी कांट इग्नोर इट, उस पर भी फोकस करो। और अंत में हमने देखा, जब कभी हम कोई भी वर्क फिनिश करते हैं पढ़ के, हमें अच्छा लगता है, कभी हमने फिनिश किया है, तो हमारे अंदर ऑब्वियसली बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है उस राइटर के बारे में जानने की, उस ऑथर के बारे में जानने की, जिसमें हमें जो भी बायोग्राफर है वो हेल्प करते हैं, क्योंकि वो उनकी बायोग्राफी लिख देंगे एंड उनकी लाइफ के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं और जो लाइफ में जो भी लिटरेरी इवेंट्स हैं वो सारे हमें बता देंगे। ठीक है, सो राइटर इज इम्पॉर्टेंट एज इक्वल टू द वर्क। तो आई होप आपको ये बायोग्राफी वाला जॉनर क्लियर हो गया है। तो ये हमारा सबसे पहला टाइप था लिटरेरी रिसर्च में, जैसे जब हमारे सामने बायोग्राफी टाइप ऑफ रिसर्च करने को आती है। अब दोस्तों नेक्स्ट हमारे सामने है बिब्लियोग्राफी एंड टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म। इसे हम लेंगे आने वाली क्लास में। तो बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग एंड आई होप अभी जब मैंने आपको ये पढ़ाया, जिस प्रकार से ये लंबी लंबी रिटन लाइंस हैं, पहले मैंने इनको पढ़ा, फिर मेन पॉइंट्स को लाइक ऐसे अंडरलाइन किया, फिर इसको हिंदी में समझाया, सेम थिंग आपने पेपर में करनी है। ठीक है, देखो मेरे सामने बेसिकली ऐसे बच्चे आते हैं जो हिंदी में पढ़ना समझना कंफर्टेबल फील करते हैं, पर वो समझ के तो चले जाते हैं, पर आप जो मर्जी कह लीजिए, इंग्लिश NTA का पेपर बायलिंगुअल नहीं आएगा, इंग्लिश भाषा में ही आएगा। और कई बार चाहे आपको चीज़ की समझ भी होगी तब भी आप उसे क्रैक नहीं कर पाओगे। तो वहाँ पे आपको हेल्प करेगी ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग हैबिट। ठीक है, तो आपने ना इस रीडिंग पे पूरा फोकस करना है अच्छे से। ठीक है, पूरा फोकस करना है अच्छे से। एक डेमो मैंने आपको अभी करके दिया। तो यही खूबसूरती है हमारे लेक्चर्स की, बहुत सारे टिप्स, टेक्निक्स और ट्रिक्स आपको मिलते हैं, ना सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, चीज़ें याद करने में, बल्कि इस प्रकार से दिल की गहराइयों से करने में कि कहीं भी हो आपको वो हेल्प करे। ठीक है, तो दोस्तों अच्छा लगे तो खुद भी आइए और हमारे इस प्यारे से पॉकेट पढ़ाई के परिवार को बढ़ाइए। इंडिया का पहला पॉकेट फ्रेंडली एजुकेशन ऐप पॉकेट पढ़ाई, जहाँ पर क्वालिटी है, क्वांटिटी है और जिसका नारा है #डेमोक्रेटाइजिंग द एजुकेशन। हमें एजुकेशन का लोकतांत्रिकवाद करना है, हमें हर घर पढ़ाई पहुंचानी है। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग। आने वाले लेक्चर में बिब्लियोग्राफी एंड ऑल एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। धन्यवाद।